नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 450। और यार पिछले कुछ दिन से लगातार वीडियो नहीं बना पा रहे थे। प्रॉब्लम था कि मेरे घर में कुछ आकस्मिक घटना घट गया था, इसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। और अब जो है कंटिन्यू वीडियो बनेगा, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है मेरे भाई। अब देखें यार, कुछ लोग बोलेंगे सर सारे सेट का पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो मैथ्स बाय डीके शर्मा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारा सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए। का यार 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। यार 25% सांद्रता वाले रस का क्वांटिटी क्या लीटर है? 36 लीटर। आपसे बोला कि 80% सांद्रता वाले रस का कितना मात्रा मिला दे ताकि मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसका सांद्रता हो जाए क्या परसेंट? 7%। अब यार इन दोनों का अंतर कितना? 60 में से 25 गया 35, 80 में से 60 गया 20। रेशियो छोटा कर लीजिए, 4 पचे या 5 चौक 20, 5 सते 35। अच्छा, 25% सांद्रता वाले रस का क्वांटिटी अनुपात में कितना है? 4। पर एक्चुअल में दिया क्या लीटर? 36 लीटर। यानी 4 यूनिट बराबर 36 लीटर। तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर क्या लीटर? 9 लीटर। अब 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ गया तो कहा 80% सांद्रता वाले रस का क्वांटिटी कितना है? 7। 1 यूनिट बराबर 9 लीटर, तो 7 यूनिट बराबर 9 सते 63 लीटर। ऑप्शन ए। देखिए, का एक संख्या में 40 घटाए जाने पर वह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है। का एक संख्या है उसमें से 40 घटाए तो घटकर खुद का 60% रह गया। अच्छा, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। का घटकर 60% बच रहा है, यानी घट गया क्या परसेंट? 40%। पर घटाए हैं कितना? 40। तो 40%, 40 का संख्या यानी 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 100 हो जाएगा। 40% 40 तो 100% 100। देखिए, का ए बी से 50% कार्य कुशल है। ए बी से 50% अधिक होना चाहिए, 50% अधिक। ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है। ए बी से 50% अधिक। अच्छा, ए बी से 50% ज्यादा। अगर बी 100 है तो इससे 50 ज्यादा 150, तो 150 और 100 का रेशियो लिखेंगे 3:2। ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो है। आगे का सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम का आधा काम करता है। सी जो है एक दिन में, यार कोई भी वर्कर एक दिन में जो काम करता है वो उसका एफिशिएंसी ही होता है। तो कहा कि सर ए एक दिन में 3, ए का एफिशिएंसी 3, यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है। और कहा कि सी जो एक दिन में काम करेगा, एक दिन का काम यानी एफिशिएंसी का ही ये रिलेशन दिया है। कहा सी एक दिन में ए और बी मिलकर जितना काम करता है उसका आधा, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 का आधा कितना काम करता है? 2.5 काम करता है सी। आगे सवाल में कहा यार कि सी अकेले किसी काम को 40 दिन में, अच्छा सी एक दिन में 2.5 काम करता है तो 40 दिन में टोटल कितना काम कर दिया होगा? तो सर 0 से डेसिमल कैंसिल, 25 चौक 100, यानी ये टोटल वर्क आ गया कितना? 100। आगे का ए और बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में? अच्छा, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 2.5 7.5 काम, तो 100 काम कितने दिन में? तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 7.5 से भाग दीजिए, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 10 चौक 40/3, 40/3 यानी 13.1/3 दिन। देखिए देखिए यार, एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ये चीज। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2, π/2 यानी 90 डिग्री पहला। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट, कई बार डायरेक्ट ये पूछ देता है, ये डायरेक्ट ही पूछ देगा कि सेक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो π/2 होगा।
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सब π/2 होगा। सेक इनवर्स एक्स, एक्स यानी थीटा का काम कर रहा है, एक्स थीटा है, प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा π/2। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए सवाल का है यार कि कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2 हो जाएगा। तो कॉस π/2, और आप सबको पता है कॉस π/2, π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देखिए कहा एन, ये बहुत अच्छा सवाल, ये माइनस होगा, ये माइनस है, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29। कहा कि अभाज्य संख्या है तो एन का संभावित मान क्या है, जहां एन एक इंटीजर है। कहा यार ये तीनों प्राइम नंबर है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। अच्छा ये तीनों अगर अभाज्य संख्या है तो पहले जरा ध्यान से देखिए, तो इससे ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है कि नहीं। इसमें 2 ऐड करेंगे, -33 प्लस 2 करेंगे तब ना -31 आएगा। 2 कम नहीं है, 2 ज्यादा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और इससे 2 ज्यादा ये है। तो भाई ये तीनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितने कितने का है, 2-2 का है। इन तीनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2-2 का है। तो जितने भी प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर में एकमात्र सेट है, प्राइम नंबर का एकमात्र सेट है 3, 5 और 7। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर, जिनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है, 2-2 का। जितने भी प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर में एकमात्र सेट 3, 5 और 7 का है, जिसके बीच का डिफरेंस 2-2 का है। तो यह ध्यान में भी रख लीजिएगा कि सर 3, 5 और 7 एक ट्रिपलेट प्राइम नंबर है, जिनके बीच का डिफरेंस 2-2 का है। तो कहा कि सर ये 3 प्राइम नंबर है। हमने देखा कि सर इन तीनों प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2-2 का है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर है, और ट्रिपलेट प्राइम नंबर होता है 3, 5 और 7। यानी इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 7। तो अब कंपेयर कर लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3, तो एन स्क्वायर बराबर 36, तो एन बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा +-6। अब ऑप्शन में देख लीजिए, एन का वैल्यू दिया है 6, -6 भी होगा, +6 दिया तो प्लस। अब यहां किसी को भी इसको कंपेयर करिए ना, एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर अगर 5 लेंगे तो एन स्क्वायर बराबर 31 उधर जाके जुड़ जाएगा 36, तो एन बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो +-√36, और √36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। तो कहीं से भी निकालिएगा 6 ही आएगा। बस आपको ध्यान में यह रखना है कि सर ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसे प्राइम नंबर का सेट जिनके बीच का डिफरेंस 2-2 है, और ऐसा प्राइम नंबर का इकलौता सेट कौन है, 3, 5 और 7, जिनके बीच का गैप कितने का है, 2-2 का। देखिए का यार एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के संख्या के गुणनफल का रेशियो है 3:4:5। यार मान लेते 3 प्रकार का सिक्का है, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का। मान लेते हैं 10 रुपए वाले सिक्कों का संख्या है x। माइंड में रखिएगा, लिखना नहीं है कि 10 रुपए वालों का संख्या x है, 5 रुपए वालों का y, ध्यान में रखना है 10 रुपए वालों का संख्या मान लेते हैं x, 5 रुपए वालों का संख्या y और 2 रुपए वालों का संख्या z। सवाल में कहा कि 10 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्कों के संख्या का गुणनफल यानी x/। अच्छा 5 रुपए और 2 रुपए वाले सिक्कों के संख्या का गुणनफल yz, और 2 रुपए तथा 10 रुपए वाले सिक्कों के संख्या का गुणनफल zx है, और इनका रेशियो दिया है कितना, 3:4:2 का। क्लियर है बात। अब देखिए एक चीज समझिए, इस सवाल को अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा बात बाद में इसको कर लेंगे, पहले ये समझिए। मान लीजिए यार जैसे AB, BC, CA दिया है 4, 5 और मान लीजिए 8 दिया है, ठीक है ना।
ये 4 5 8। आपसे हम बोले कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, तो बेसिक तरीका ये है कि इसको ए बी सी से डिवाइड करिए, क्योंकि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए या सेम नंबर से डिवाइड करिएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी सी से डिवाइड किए, यहां भी ए बी सी से डिवाइड कीजिए, यहां भी ए बी सी से डिवाइड करिए। तो यार ए बी से भी कट जाएगा, बचेगा 1/c। यहां बीसी से बीसी कट जाएगा 1/a। यहां ए सी से ए सी कट जाएगा 1/b बराबर 4 5 और 8। अच्छा, इधर इनवर्स करेंगे तो C अनुपात A अनुपात B बराबर, बाएं साइड इनवर्स किए तो दाएं साइड इनवर्स होगा, तो 1/4 1/5 और 1/8। आप सबको पता है कि सर रेशियो जो है ये कभी भिन्न में नहीं होता, अगर भिन्न में दिया है तो इसको इंटीजर में चेंज करेंगे। तो 4 5 8 से कटने वाला नंबर यानी इनका एलसीएम, तो एलसीएम 40, 40 से गुना करेंगे, 4 दहा 40, 5 अठी 40, 8 पचे 40, यानी कि सर ए का सी का वैल्यू कितना है 10, सी का वैल्यू 10, ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 5, यानी 8 5 और 10। क्या यहां तक समझ पाए आप? यस सर, समझ गए। तो आ जाइए देखें यार, एक तो ये बेसिक अप्रोच है, अब इसको ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, अब करना क्या है, डायरेक्ट अब करिएगा। देखिए क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी का वैल्यू लिखना है, तो ए अगर निकालना है तो ओनली ए को कंसीडर करिएगा। जिस जिस रेशियो में ए दिख रहा है, जिस जिस टर्म में ए दिख रहा है, बस ए को देखिए। ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में है, तो जिस जिस टर्म में ए है उसको मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट और लास्ट में है तो फर्स्ट लास्ट को गुना, चरिए ठीक 32। बी का वैल्यू निकालना है तो 20 सेकेंड और फर्स्ट में है, तो जिस जिस में बी है उसको मल्टीप्लाई, 4 5 20। सी निकालना है तो सेकेंड और थर्ड में सी है, सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई, 5 अठी 40। छोटा होता है तो कर लीजिए, 4 से 8 बार में, 4 से 5 बार में और 4 से 10 बार में, तो ए बी सी का रेशियो आ गया। क्लियर है ना बात? तो ये भी आप समझ गए। तो अब जरा बताइए, तो अपना जो सवाल है, इस सवाल में कहा है कि 10 रुपए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए और 2 रुपए वाले सिक्कों का संख्या, 2 रुपए और 10 रुपए वाले सिक्कों के संख्या के गुणनफल का रेशियो है 3 4 और 2। अब यहां से हम आपसे पूछे एक्स वाई और जेड का रेशियो बताइए, तो सर जिस जिस टर्म में एक्स है उसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट में और लास्ट में है तो 3 दूना 6, बाई फर्स्ट और सेकेंड तो 3 चौक 12, जेड सेकेंड और थर्ड तो 4 दूना 8। रेशियो छोटा होता है, कर लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार। अच्छा, ये क्वाइंस का रेशियो आ गया। ये क्वाइंस का आ गया कि 10 रुपए वाले सिक्कों का संख्या है 3, 5 रुपए वाले सिक्कों का संख्या है 6 और 2 रुपए वाले सिक्कों का संख्या है 4, यानी कि 10 रुपए के आपके पास 3 सिक्का है। अच्छा, 10 रुपए का 3 सिक्का है और सवाल में पूछा है व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी राशि है। अच्छा, न्यूनतम राशि पूछा है, क्या रेशियो को इससे ज्यादा आप छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में लिख लिए। 10 रुपए वाले आपके पास कै सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, यानी कै रुपया? 30 रुपया। अच्छा, 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, यानी क्या रुपया? 30 रुपया। 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, यानी क्या रुपया? 8 रुपया। इन सबको मिलाकर टोटल 30 30 60 और 8 68 रुपया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान सा सवाल था यार, बस बाकी चीज समझाने में टाइम लग गया। आपको पता होता तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस सवाल को कर लेते। देखिए, ये तो आसान है। 4096 का वर्गमूल कितना है? 64 है। अब इसका निकालना है वर्गमूल। देखें, रूट के अंदर डेसिमल के बाद 40, सबका तो वर्गमूल 64 ही रहेगा। 4096 4096 4096 96, बस फर्क है डेसिमल का। डेसिमल का कई डेसिमल के बाद जैसे यहाँ 2 डिजिट है। अच्छा, 4096 का वर्गमूल कितना होगा? 64। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, रूट के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 1 डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि 0.64। अच्छा, यहां रूट के अंदर डेसिमल के बाद 6 डिजिट, डेसिमल के बाद 6, तो रूट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यानी कि 064। यहां रूट के अंदर डेसिमल के बाद 8 डिजिट, तो रूट के बाहर डेसिमल के बाद 4 डिजिट।
बस ऐड कर लीजिए, 4 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, 7.1104, 1104। ऑप्शन नंबर सी, 2 ही डिजिट है डेसिमल के बाद। देखिए कहा 335 5A7 का इसको जोड़े तो परिणाम आया है 8B2 का। 8B2 संदर्भ 3 से विभाज्य सदैव होना चाहिए, 3 से डिवाइड है। 8B2 3 से डिवाइड है, 8B2 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो ए का महत्तम संभवतः मान, मैक्सिमम वैल्यू, ए का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए तो आसान सा सवाल ये, 7 5 12 हाथ में रहा 1, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर क्या आना चाहिए? बी। अच्छा 3 और 5 कितना है? 8। अच्छा 3 5 8 है, 3 5 8 है, इसका मतलब क्या है कि यहां से जोड़ने पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं समझ रहे हैं? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी आएगा तो यहां पर 5 या 3 8 है, यानी कि यहां पर तो जीरो ना हो रहा होगा। तो आप ऐसा मान लीजिए जिसको ले जोड़ने पर ये बी आ जाए और संख्या जो है किससे कट जाए। तो यहां पर क्या ले सकते हैं? ए का मान ऐसा क्या लें ताकि जोड़ने पर परिणाम एक डिजिट में, 2 डिजिट आएगा तो एक यहां पे हासिल कैरी कर वाला आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। आप जरा सोच यार, हटना। तो यहां पर तो एक ही डिजिट में इनको ऐड करने पर एक डिजिट में ही आना चाहिए। तो एक डिजिट में यहां ए का 3 कितना है? 4। 7 ऐड करेंगे तो 11, 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, 6 और 6 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि ए का मान 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। क्यों सर? 6 लेंगे ना तो ए का 3 4, 4 + 6 10, 10 का 0 लिखेंगे, एक हासिल यहां आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो 6 तो ले नहीं सकते, 7 लेंगे तो काम बनेगा नहीं। यानी 6 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 6 से छोटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये तो पहले ही खत्म हो गया, 8 है तो 5 1 4 हो। तो पहले 5 लेते हैं, ए का वैल्यू 5 लीजिए। तो ए अगर 5 लेंगे तो ए का 3 4 और 5, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी 8 9 2। क्या ये 3 से कट रहा है? ये नंबर 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने के लिए 8 2 10 9 19, 10 9 19। तो यानी 5 लेने पे काम नहीं बन रहा। 4 लीजिए तो ए का वैल्यू 4 लीजिए। ये मेंटली आपको सोच लेना है। ए का वैल्यू 4 लीजिए तो 4 4 8, बी का वैल्यू 8। तो 8 8 16 2 18, अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहा कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो सर परिमेय जो रूट के बाहर आ जाए, परिमेय जो रूट के बाहर ना आ पाए अपरिमेय होता है। रूट के बाहर आ गया तो परिमेय, रूट के बाहर एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा तो अपरिमेय। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो ये परिमेय है। लेकिन पूछ यही ना रहा कि अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं है? तो भैया √4 2 परिमेय है, तो यही अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। देखिए कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3 5 है। देखिए ना, ये समबाहु है, इसके 2 भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज है यार, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा के लंबाई का रेशियो 3 5 है। यानी कि प्रत्येक समान भुजा 3x है और बच जो गया तीसरा भुजा ये 5x होगा। ठीक है, यदि त्रिभुज का एरिया दिया 30√11 तो तीसरी भुजा की लंबाई, सुनिए जरा गौर से यार, एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल का क्या चाहिए? बेस चाहिए, हाइट चाहिए। बेस तो दिया है, हाइट अगर निकाल लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। एक चीज आप सबको याद होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु में बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब हाइट का भी काम करेगा और यही लंब माध्यिका का भी काम करेगा। फिर से सुनिए एक बार, कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, कहा इन त्रिभुज में बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब आधार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लंब जो है ऊंचाई का भी काम करेगा, माध्यिका का भी काम करता है समबाहु और समद्विबाहु में। तो पूरा 5x है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 5x/2।
टू और इधर भी 5x/2। अब अगर ये निकालना है भाई मेरे, तो इस राइट एंगल में 90 के सामने कर्ण मालूम, आधार मालूम, लंब निकालना है, तो लंब क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस आधार, आधार 5x/2 का स्क्वायर करिएगा तो 25x स्क्वायर। अब बट्टा में कितना 4, अब रूट, अच्छा 4 9 36, 36 में से 25 गया 11x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर, तो 11 का वर्गमूल 11 रहेगा, x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हाइट मालूम कर लिया। अब ट्रायंगल का एरिया बताइए, हाफ बेस, बेस कितना है 5x इंटू हाइट कितना है √11/2x। अब बराबर में कितना दिया है एरिया 30 √11, √11 से √11 काट दीजिए। अब यार 5 से काटिएगा 6 बार में। अब x गुना x स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 4 छक 24, तो x बराबर स्क्वायर हटाइएगा वर्गमूल का हो जाएगा, तो 24 का वर्गमूल 4 छक तो 4 का वर्गमूल 2 और √6 यानी 2√6, x का वैल्यू 2√6। तो सवाल कहा कि तीसरी भुजा की लंबाई यानी बराबर के अलावा जो तीसरा है उसकी लंबाई, तो तीसरा भुजा का लंबाई 5x, x है 2√6, तो 5x बराबर 5 दूना 10√6 ऑप्शन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, ठीक है ना। चलिए, तो कहा 6 वर्ष में 15% के दर से अर्जित ब्याज, अच्छा 6 वर्ष में 15% के दर से अर्जित ब्याज यानी 15% के दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 15 छक 90%। अच्छा 18% के दर से 9 वर्षों का साधारण ब्याज 18 9 162%। आगे कहा कि साधारण ब्याज जो है 1440 रुपया कम है, यानी कि 15% के दर से 6 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, 18% के दर से 9 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, इससे ये कम है 1440। अच्छा परसेंट में कितना कम है मेरे प्यारे भाई, तो 72% कम है, लेकिन एक्चुअल में कम है 1440। 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो काट दीजिए 20 बार में, 1% बराबर 20 हो जाएगा, 1% बराबर 20। तो कहा मूलधन यानी 100% बराबर क्या, 100 से गुना कर दीजिएगा 2000, ऑप्शन है, ठीक है हो जाएगा। चलिए, का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है। एक गोला है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आगे कहा कि फिर उसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे शंकु में बदल दिया जाता है। 7 सेंटीमीटर रेडियस और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बदल दिया गया। तो प्राप्त शंकुओं की संख्या, गोले छोटा बना दिए, इसको बड़ा करते हैं, ये गोला, इस गोले का रेडियस कितना है 21। गोला को पिघलाकर का शंकु बनाए तो टोटल कितना शंकु बनेगा। अच्छा गोला को पिघलाए और उससे शंकु बना दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बनने वाले शंकु का जो आयतन होगा वो गोला के आयतन के बराबर। तो यार गोला का आयतन होता है 4π/3 r³ यानी 21 गुना 21 गुना 21। अच्छा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 इंटू h। अच्छा एगो शंकु का आयतन इतना, और ऐसा ऐसा पूछ रहा है कैगो शंकु बनेगा, मान लेते हैं एक शंकु। तो बनने वाले एक शंकु का जो आयतन होगा गोले के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर। अब काटिए, 7 तिया 21 से 21 कट जाएगा है ना। अब 7 से अगेन काटिएगा तो 3 बार में, और 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बट्टा वाला 3 इधर आ जाएगा, तो 3 चौक 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25, यानी x का वैल्यू आ गया 252, यानी कि टोटल क्या वो कोण बन जाएगा 252 शंकु, ठीक है ना। देखिए का यार ए और बी में 2 तरल पदार्थ, 2 जार है ए और बी, बर्तन का नाम है, इसका कोई यूज नहीं है। कहा 2 बर्तन है ए और बी जिसमें 2 तरल पदार्थ पी और क्यू का घोल है। कहा कि बर्तन ए में और बर्तन बी में का लिक्विड पी और क्यू का रेशियो 2:19 1:11 है, यानी कि पहला बर्तन में लिक्विड पी और लिक्विड क्यू का रेशियो है 2:19 और दूसरा बर्तन में पी और क्यू का रेशियो है 1:11। आगे कहा यार कि ए के 7 लीटर घोल का, पहला बर्तन का 7 लीटर
और बी का 4 लीटर घोल को मिलाया जाए और नया मिश्रण जो बन रहा है उसमें पी और क्यू का अनुपात क्या होगा। कहा कि सर दोनों को का पहला बर्तन से 7 लीटर लिए और दूसरा बर्तन से 4 लीटर लिए और उनको मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाए, तो बनने वाले नए मिक्सचर में पी और क्यू के मात्रा का रेशियो क्या होगा। अच्छा, पहला बर्तन का कै लीटर लिए हैं 7 लीटर और दूसरा बर्तन का कै लीटर लिए 4 लीटर, यानी कि दोनों बर्तन को किस रेशियो में मिक्स किए हैं 7:4 के रेशियो में। पहला से 7 लीटर लिए, दूसरा से 4 लीटर लिए और दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बना दिए। कहा उस नए मिक्सचर में पी और क्यू का रेशियो। तो आ जाइए जरा मिलाइए तो। अच्छा, पहला बर्तन में पी है 2 लीटर, क्यू है 19 लीटर, तो पहला बर्तन का क्वांटिटी क्या लीटर है 21। अच्छा, दूसरा बर्तन में पी 1 लीटर, क्यू 11 लीटर, तो टोटल क्वांटिटी 12 लीटर। आप बताइए तो यहां पर पहला और दूसरा बर्तन के क्वांटिटी का रेशियो क्या है 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, यानी कि पहला और दूसरा बर्तन ऑलरेडी 7:4 के रेशियो में मिक्स है और ये मिलाने की भी बात कर रहा 7:4 के रेशियो में। तो इससे आसान तो कुछ सवाल हो ही नहीं सकता कि जो बोला है उसी का रेशियो है, 7:4 में मिलाना है और रेशियो यहाँ ऑलरेडी 7:4 का है ही, यानी कि दोनों मिश्रण 7:4 के रेशियो में है। तो सर डायरेक्ट मिला दीजिए, 2 और 1 3, 19 और 11 30। रेशियो ले लेते हैं 3 × 1 = 3, 3 से 10 बार, यानी 1:10। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, का किसी धन राशि पर 6 वर्ष में, ये तो सेम टाइप का सवाल है, अभी करा है ना जस्ट पहले, यही वाला सवाल रिपीटेड है, 2000 आंसर होगा। देखिए, तो कहा 3 व्यक्ति ए बी सी ने एक व्यापार में कुछ धन निवेश किया। ए का हिस्सा बी का 2 गुना है, ए जो है बी का 2 गुना और बी सी का 3 गुना, बी सी का 3 गुना, सी 1 है तो बी 3 × 3 और ए बी का 2 गुना यानी 6। का 1 वर्ष बाद उन्हें 6,000 रुपए कमाए हैं, यानी 1,000 बाद ये पैसा लगाया है सर्टेन टाइम तक। तीनों पार्टनर एक ही टाइम तक व्यापार में इन्वॉल्व रहा है, तो जो रेशियो पूंजी का होगा ना उसी रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा हो जाता है। तो तीनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट हुआ है कितना 6,000, अनुपात में टोटल 6 3 9 1 10। पूछा ए का हिस्सा यानी कि 6 यूनिट, 6 × 6 = 3600, ऑप्शन सी। कहा 500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को क्रमशः 36% और 5% की क्रमिक छूट की पेश की गई, जबकि प्रभात को 40% का एकल छूट की पेश की गई। सुनिए ना, एक रवि है और एक प्रभात है। का रवि को 36% और 500 रुपए का कोई सामान है जिसको रवि और प्रभात लेने गया। कहा कि भैया रवि जो है उसको दिया है कंडीशन कि आपको 36% और 4% का 2 लगातार डिस्काउंट मिलेगा। प्रभात जब गया तो उसको बोला कि भैया आपको 40% का सिंगल डिस्काउंट मिलेगा। तो आपसे पूछा है कि वस्तु के लिए किसे अधिक भुगतान किया और कितना। कहा कि उस वस्तु के लिए किसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा और कितना रुपए ज्यादा करना पड़ा। तो पहले तो ये बताइए, रवि को 36% और 5% का 2 लगातार छूट मिला, तो 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट 36 + 5 -36 × 5/100। अच्छा, 36 × 5 = 41 -36 × 5 = 180/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18/10 यानी 1.8। घटा दीजिएगा तो 2 यानी कि 39.2%। रवि को 39.2% का छूट मिला है, जबकि प्रभात को कै परसेंट का डिस्काउंट मिला है 40%। तो कहा कि भैया कौन ज्यादा भुगतान करेगा, तो जिसको कम छूट मिलेगा उसी को ना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, प्रभात को 40% छूट मिल रहा है, रवि को 39.2% छूट मिल रहा है, तो बताइए रवि को कम छूट मिला है, कितना कम छूट, डिस्काउंट कम मिल रहा है यानी कि पैसा ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए हम सामान लेने गए, हमको 20% डिस्काउंट मिला है, यानी कि हम 80 रुपया देंगे, 80% देंगे और आपको 30% छूट मिला यानी आपको 70 रुपया ही देना पड़ेगा। तो कहा कि रवि को डिस्काउंट कम मिला है, कितना डिस्काउंट कम मिला है, तो यार 8 यानी 0.8% का डिस्काउंट कम मिला, यानी कि 0.8% ज्यादा देना पड़ेगा। पैसा था 500, 500 का 0.8%, परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 5 = 40 यानी 4.0 रुपया रवि को ज्यादा देना पड़ेगा। तो कितना रवि जी को देना पड़ेगा ज्यादा, कितना ज्यादा देना पड़ेगा, तो 4 रुपया। ठीक है,
देखें कहा एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर के गति से 3 घंटे तक चलता है। मेरे भाई 4 किलोमीटर पर आवर के गति से 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 12 किलोमीटर। आगे कहा समान दूरी पर वापिस 16 के चाल से आता है तो उसके द्वारा लिया गया समय। अच्छा गए हैं 4 के चाल से 3 घंटा तक चले हैं तो 12 किलोमीटर चले और वहां से 16 के गति से चलाए तो कहा कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यार यहां पे आंसर मिनट में मांगा है तो किलो, ये आवर है ना, चूंकि ऊपर में किलोमीटर नीचे किलोमीटर पर आवर, इसको मिनट में लाइएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 से 15 चौक 60, 15 तिया 45 मिनट। ऑप्शन ठीक है। कहा एक घन की सभी बीमा 100% बढ़ा दी गई। 100% बढ़ा दिए साइड, बीमा यानी साइड, यानी पहले 100 था 100 बढ़ा दिए तो हो गया कितना? 200। रेशियो लिखेंगे तो 1:2। तो कहा कि घन के संपूर्ण पृष्ठ एरिया बढ़ जाएगा, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया कितना बढ़ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अच्छा घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। अब यार रेशियो जब लिखेंगे ना तो इसमें कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि यहां भी 6a², यहां भी 6a², 6 से 6 फाइनली कट ही जाएगा तो ओनली a² को कंसीडर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, अब साइड 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। तो कहा टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा? 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 400% मतलब से मार दीजिएगा। कहा कितना बढ़ गया? कै गुना हो गया? ऐसा बोलता तो 4 गुना, लेकिन कहा कितना बढ़ गया? तो सर 1 से 4 हो गया यानी बढ़ा 3। 3 का वृद्धि हुआ कितना पर? 1 पर परसेंट। 100 से गुना करिएगा तो 300%। ऑप्शन सी ठीक है। यहां तक कहा यदि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक, बहुलक कहने का मतलब है कि जो बहुत बार आया है, तो कहा एम का मान बताइए। अच्छा ये जितने भी डेटा दिया है कहा इसका बहुलक है 17। बहुलक यानी कि 17 सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा। तो देखिए तो जरा 8 उठ का 8 तो एक ही बार है, 9 एक ही बार है, हाँ 11 2 बार है, 12 भी 2 बार है, 15 17 तो खत्म है। अच्छा 11 2 बार, 12 2 बार, बहुलक 17 है यानी कि 17 जो है 2 से ज्यादा बार आया होगा। यानी कि 17 2 से ज्यादा बार, कितना बार नहीं पता पर 2 से तो ज्यादा बार आया होगा तभी तो बहुलक 17 है। तो 2 से ज्यादा बार आया होगा, इसका मतलब है कि 17 तो यहां है ही, 17 यहां एक बार है ही और 2 से ज्यादा बार आया होगा, यानी कि इसका मतलब ये वाला भी कितना? 17 होगा और ये वाला भी 17। तो 17 3 बार हो जाएगा और बहुलक 17, यानी m-n का मान जो m-1 का मान 17 होगा तो m का मान कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन डी ठीक है, आसान ही था। देखिए अल्फा एंड बीटा का समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 के मूल हैं। तो इसका वैल्यू यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये अल्फा लगा लीजिए, ये अल्फा है, अल्फा इसको हटाइए, +3 अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। ठीक है, अब देखिए आप पहले ये बताइए उस इक्वेशन को देखकर उस इक्वेशन के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो c/a, c/a, c/a यानी 4/3। अच्छा मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है -b/a। तो माइनस तो पहले से -6, तो माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा और बट्टा में a यानी 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालिए। अब ये जो पूछा है बस इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस 3 अल्फा बीटा, गुना नहीं है 3 अल्फा बीटा। अच्छा देखिए तो अल्फा इंटू बीटा तो पता है ही, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3, 4 दूना 8/3 है तो 3 चौक 12 में से 8/3 घटेगा, 12 में से 8 गया तो 4/3 आ गया, काम खत्म हो गया। अब थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिएगा क्या आप लोग। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4/3 है, अल्फा इंटू बीटा 4/3, 4/3 4/3 कट के कितना आ जाएगा? 1 2
अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3, तो 2 ऊपर में नीचे 2 ऊपर में नीचे 4/3 आएगा, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा 3/2 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 1 8 ऑप्शन ठीक है। अरे यार देखिए कहा ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को पूरा किया, ए बी सी मिलकर एक काम को पूरा किया, ए और बी मिलकर 70%। अच्छा परसेंट के रूप में टोटल कितना होता है 100% ना, ऊपर में कहा ए बी सी मिलकर काम को पूरा किया। अच्छा तीनों ने मिलकर किया तो टोटल कितना किया होगा, परसेंट में डेटा दिया और परसेंट में टोटल 100% होता है, यानी तीनों ने मिलकर काम किया होगा 100%। आगे बढ़िए, आगे कहा कि सर ए और बी 70% काम पूरा किया, ए और बी क्या परसेंट किया है 70%, का बी और सी 50%। तो कहा कि बताइए यदि वे अकेले काम करे तो कौन पहले कर देगा, कौन पहले कर देगा, देखिए जरा। अच्छा एक बात बताइए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टोटल कितना काम कर रहा है 100%, ए और बी 70%, ए और बी 70%, तीनों 100, ए और बी 70, तो सी क्या परसेंट किया होगा 30%। अच्छा बी और सी 50, बी और सी 50% कर रहा है, बी और सी 50%, तीनों मिलकर 100, बी और सी 50, बी और सी 50, तो ये कितना 50, 50 30 80, तो बी कितना करेगा 20 का। सबसे पहले काम कौन करेगा, तो भैया ए सबसे ज्यादा काम किया, इसका मतलब ए का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, और ए का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, यानी ए काम को सबसे पहले करेगा, ऑप्शन ए। देखिए का एक टैंक के तल में एक रिसाव है जो 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देगा, एक लीकेज है जो पूरा टंकी को खाली कर देगा 9 घंटे में। आगे का एक इनलेट पाइप, इनलेट यानी कि भरने वाला पाइप है, जो 4 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी भरता है। जब टैंक भरा होता है तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो रहा है। कहा है कि सर इनलेट पाइप को खोल दिए, अब जो है रिसाव उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि अब इनलेट पाइप भी चालू है और लीकेज भी चालू है। अब टंकी खाली होने में लग रहा है कै घंटा 12 घंटा। पहले केवल लीकेज ओपन था जो टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता था, अब भरने वाला नल भी ओपन है, खाली करने वाला नल भी ओपन है। अब टाइम खाली होने में लग रहा है कै घंटा 12। पहले भी खाली होता था, अब भी खाली हो रहा है, लेकिन पहले 9 घंटा में खाली हो रहा था, अब 12 घंटा में खाली हो रहा है मेरे भाई। खाली अब 12 घंटा में होने का रीजन क्या है, तो सर एक भरने वाला नल भी ओपन कर दिए हैं जिसके कारण 12 घंटा लग रहा है। तो टंकी का कैपेसिटी क्या होगा 36, 9 चौक 36। 9 घंटा में पहले खाली होता था, तो 9 घंटा में 36, तो 1 घंटा में 4। अब 12 घंटा में खाली हो रहा है, यानी 12 घंटा में 36, तो 1 घंटा में 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आप बताइए जरा, लीकेज खाली कर रहा है कितना 4, लेकिन खाली हो रहा है कितना 3, -3 मतलब 3 खाली हो रहा है, माइनस का कोई यूज नहीं है, -3 यानी 3 खाली हो रहा है। लीकेज 4 खाली करता है पर हो रहा है 3 है, इसका मतलब है कि इनलेट पाइप 1 भर दे रहा होगा। इनलेट पाइप 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है, तो 36 लीटर कै घंटा में भरेगा 36 घंटा में भर देगा। क्लियर है। तो टैंक का क्षमता बताना है कि टैंक का क्षमता क्या होगा, तो भाई इनलेट पाइप 1 मिनट में 4 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 36 मिनट में कै लीटर, ये आवर है ना, ये आवर है, तो आवर को मिनट में लाइएगा तो 60 से गुना, 1 मिनट में 4 लीटर, सॉरी, तो 36 घंटा में अगर पूरा टंकी भर रहा है 1 मिनट में 4 लीटर, तो 36 घंटा में कितना, 36 से गुना करिए, आवर को मिनट में लाएंगे तो 60 से और गुना करिएगा, हो गया। अब बताइए, जीरो तो रहेगा ही, 6 छक 36 का इकाई अंक 6, 6 चौक 24 का इकाई अंक 4, यानी पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यूनिट डिजिट देख लीजिए, 4 जीरो कहां पे आ रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। एक आयत, ये सीडीएस अभी 2023 जो हुआ है ना, सीडीएस 2023, उसी का ये सवाल है।
का एक आयत की लंबाई 66 से ही 2/3% बढ़ गया। लंबाई 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन है 2/3, यानी कि लंबाई पहले 3 था तो 2 बढ़कर हो गया कितना 5। अब कहा है कि उसके चौड़ाई में कितना कमी करे ताकि एरिया वही रहे यानी कि जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया आज भी रहे। तो सर एरिया अगर कांस्टेंट रखना है ना, एरिया कांस्टेंट रखना है तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि लंबाई का रेशियो 3:5 है तो चौड़ाई का रेशियो 5:3, तब ना एरिया देखिए तो 3×5 = 15, 5×3 = 15, कांस्टेंट है, बराबर ही है। तो कहा चौड़ाई में कितने का कमी हुआ, 5 से 3 हो गया, यानी कि चौड़ाई में 2 का कमी। 2 का कमी कितना पर, 5 पर, परसेंट 100 से गुना, 5 से 20 बचे 100, 20 दूना 40%, ऑप्शन सी ठीक है। देखिए ये सवाल भी इसी बार CDS 23 का ही है। का 65 के पावर 99 को डिवाइड करिए 11 से, तो 11 छाक 66, रिमाइंडर बचा -1। अब माइनस के पावर ऑड नंबर, माइनस के पावर ऑड नंबर तो साइन रहेगा माइनस, और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं आता। अगर निगेटिव आया है तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे निगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा कितना 10। ठीक है, तो यार आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, 4 सवाल और है, देख ही लीजिए यार, थोड़ा सा एनर्जी भी नहीं है यार, अंदर से अजीब जैसा लगता है। का 15 केजी अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी है को धूप में रखा गया। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। अंगूर का कुल घटा हुआ भार ज्ञात करें। देखिए आप फ्रूट्स वाला में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पानी जो है ना ये वेरी करता है। ताजा फल लेके आएंगे उसमें पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा, सूखा फल लेकर आएंगे उसमें पानी का क्वांटिटी कम होगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा तारबूज आप लेकर आए, 5 केजी का तारबूज लेकर आए, बड़ा सा तारबूज, उसको 10 दिन धूप में रख दिए, उसका वजन घट गया, वो सिकुड़ गया, पानी बाष्पीकृत हो गया तो वजन घट गया। क्या छिलका और उसमें जो बीज वगैरह होता है वो कहीं गया? आप तारबूज लाए, धूप में 10 दिन रख दिए, जाके उठा के लाइएगा, वो सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो उसका जो छिलका है वो तो उसी में, बीज तो उसी में, बस सिकुड़ गया है क्योंकि उसका पानी सारा क्या हो गया, बाष्पीकृत हो गया। ताजा था तो वजन ज्यादा था क्योंकि पानी ज्यादा था, सिकुड़ गया, वजन कम हो गया यानी कि पानी कम हो गया। आप समझ पा रहे हैं? वेरी क्या हो रहा है, पानी ताजा था, पानी ज्यादा, सूख गया, पानी कम। लेकिन छिलका, बीज वगैरह जो भी है इसके क्वांटिटी में कोई परिवर्तन आएगा? पहले भी छिलका था, आज भी छिलका, बीज पहले भी था, आज भी बीज, अलग बात है पानी बाष्पीकृत हो गया तो वो सिकुड़ गया। तो ध्यान रखिएगा फल फूल वाला में हमेशा अदर मटेरियल को लेकर बनाएंगे क्योंकि पानी का क्वांटिटी वेरी करता है, इसीलिए हमेशा अदर मटेरियल को लेकर बनाइएगा। तो 15 किलो अंगूर है जिसमें 90% पानी है तो अदर मटेरियल क्या परसेंट होगा, 10%। कहा कि इसको धूप में रख दिए, पानी बाष्पीकृत हो गया, अब जो है पानी 85% बढ़ गया, 85% है पानी, सॉरी 85% है, तो घटा हुआ अंगूर का घटा हुआ वजन मान लेते हैं x केजी है, और इसमें पानी 85% है तो अदर मटेरियल क्या परसेंट होगा, 15%, और अदर मटेरियल दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 से 15, तो x बराबर 10 केजी हो जाएगा ना। तो यार रखते हैं आज के लिए यहीं तक। थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद, थैंक यू। आगे जो सवाल है आसान सा ही सवाल है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको कवर कर देंगे। आज बहुत थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार।